गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। आज अपन कैबिनेट मिशन और संविधान सभा से संबंधित समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय भले ही हुई, लेकिन बहुत ज्यादा जन और धन की हानि हुई। और इस प्रकार से दुनिया में कोई भी देश जो है शक्तिशाली देश नहीं रहा, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो। और इन देशों की किसी अन्य देश पर शासन करने की या उपनिवेश रखने की जो है अब शक्ति नहीं रही है ना। तो इन देशों को क्या है, अन्य देशों को स्वतंत्र कर देना था। ठीक है, उस समय एक ऐसी परिस्थिति बनी। दूसरा ये है कि भारत में भी अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक अच्छी क्रांति हुई। और इस क्रांति की असफलता के बाद भारत में भी यह लगने लगा कि भाई भारत की स्वतंत्रता का रास्ता काफी हद तक जो है लोगों को दिखाई देने लगा। तो अब जो है ब्रिटेन को भी लगने लगा कि भाई अब हम लंबे समय तक यहाँ पर शासन नहीं कर सकते और हमें भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भाई अगर हम इसको स्वतंत्र कर देते हैं तो यहाँ की सत्ता हस्तांतरण किसके हाथों में दें, यहाँ की जिम्मेदारी किसको सौंपे। तो यहाँ पर किसी कांग्रेस को या कांग्रेस के किसी अन्य बड़े नेताओं को यहाँ भारत की जो है जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। और उस समय 1945 में ब्रिटेन में भी एक उदारवादी सरकार आई। और इस उदारवादी सरकार में जो है लेबर पार्टी की सरकार बनी। और इस सरकार में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को बनाया गया। और क्लीमेंट एटली ने एक दल, कैबिनेट मिशन के रूप में एक दल का गठन किया, जिसमें अब 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन था। इसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थी, ये अध्यक्ष बनाए गए और ये भारत सचिव थी। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष थे और इसमें सदस्य बनाया गया। इसी के साथ ए बी अलेक्जेंडर थे। और ए बी अलेक्जेंडर जो नौसेना की प्रमुख थे उस समय, है ना। तो इन तीनों को जो है कैबिनेट मिशन दल के रूप में भारत घोषणा की और भारत में भेजा। ठीक है, तो इस दल का 19 फरवरी 1946 में इसका गठन किया और भारत के लिए रवाना हो गया ना। 24 मार्च 1947 में इस कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है, दिल्ली में आगमन होता है। और यहां पर सभी दलों से, सभी पक्षों से उन्होंने विचार विमर्श किए। ठीक है, विचार विमर्श करने के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। 19 मई 1946 में सर्वदलीय बैठक में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव थे जो भारत में संविधान सभा के लिए थे, ठीक है, और अंतरिम सरकार के लिए थे। कुछ प्रस्ताव थे और इस प्रस्ताव को जो है कांग्रेस और अन्य दलों ने स्वीकार कर लिया। और महात्मा गांधी भी इसके समर्थक थे ना, मुस्लिम लीग ने भी लगभग स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी, प्रस्ताव था, वो स्वीकार कर लिया। तो कैबिनेट मिशन में आखिर ऐसा क्या था? तो कैबिनेट मिशन में अगर अपना देखा जाए तो उसमें कुछ प्रस्ताव थे। जैसे उसमें कहा गया कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे उस समय, और देशी रियासतों को सम्मिलित होंगी। इसी के साथ इसमें कहा गया कि भाई संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्माण तक एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार तब तक रहेगी ये जब तक एक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। और संविधान का निर्माण नहीं हो जाता और इसी के साथ ये तब तक का जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये काम करती रहेगी। इस प्रकार जो है कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव थे, है ना, इस प्रकार से उसमें सुझाव दिए गए। ठीक है, इसी के साथ अपन अगर देखें तो जैसे संविधान सभा का निर्माण से संबंधित ये पूरी एक योजना थी कि भाई इसमें कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार से इसमें चुनाव किया जाएगा और कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन होना था। दूसरी तरफ देखें तो एक अंतरिम सरकार बननी थी। और अंतरिम सरकार 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, उसके अनुसार वो काम करती रहे। और जब तक काम करे तब तक एक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता और तब तक वो उस अधिनियम के अनुसार काम करे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अगर कोई संविधान
सभा के जो सदस्य थे, है ना, सदस्यों की संख्या देखें तो 389 होनी थी, 389 होनी थी, है ना। और एक्चुअली उस समय अगर देखा जाए तो भारत में दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी, है ना। एक्चुअली उस समय अगर देखा जाए तो भारत में दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी। एक तो देखा जाए तो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश सरकार या अपन कहें तो महारानी, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा उन पर शासन चलाया जाता था। दूसरा देसी रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, और राजे रजवाड़े ब्रिटिश सरकार को जो है टैक्स देने का काम करते थे, मतलब टैक्स पेयर होते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार की जो है व्यवस्था देखते हैं। एक टैक्स पेयर का काम कर रही देशी रियासतें भले ही थी, लेकिन टैक्स पेयर का काम कर रही थी। दूसरा ब्रिटिश प्रांत थे, जो डायरेक्ट महारानी के द्वारा इन पर शासन चलाया जा रहा था। ठीक है, तो यहां से जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे, सदस्यों को नामांकित और चुनाव निर्वाचित किया जाना था। ये निर्वाचन, इसमें 389 सदस्यों का निर्वाचन होना था, और ये निर्वाचन अगर तुम देखें तो निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इनका चयन किया जाना था। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का उसमें चुनाव करना था। इस प्रकार से कितने 389 सदस्य चुने गए थे। मतलब उस समय अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 34-35 करोड़ जनसंख्या थी, और 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था। ठीक है, और इसमें कुछ सीटें बांट दी गई। जैसे अगर तुम देखें तो 292 सदस्य, 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे, तो 11 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव, 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव करना था। निर्वाचन के माध्यम से ये चुने जाने थे। इसमें 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे, या आप कहें तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जिसमें अजमेर का जो मारवाड़ा क्षेत्र था, बलूचिस्तान हो गया, और इसमें कुर्ग जो कर्नाटक वाला क्षेत्र था वो हो गया, दिल्ली। इस प्रकार से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। रियासतों की बात करें तो इसमें 93 देशी रियासतें थी, और उनके जो प्रमुख होते थे उनके एक एक प्रतिनिधि का जो नामांकित करके वो संविधान सभा में भेजना था। इस प्रकार से संविधान सभा में 2 प्रकार के जो है सदस्य होते थे, कुछ नामांकित और कुछ निर्वाचन के द्वारा ना। तो संविधान सभा में दोनों ही प्रकार के जो है सदस्य थे ना। ठीक है, इस प्रकार से जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होना था। अब इसके अलावा अगर तुम देखें तो कुछ इनको समुदाय आधार पर, है ना, समुदाय, प्रमुख समुदायों के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें सीटों का विभाजन भी किया गया। जैसे अपन कहें तो जैसे मुस्लिम लोगों के लिए कितनी 89 मुस्लिम लोगों के लिए 79 सीटें रखी, सिख लोगों के लिए 4 सीटें रखी, और सामान्य वर्ग के लिए 213 सीट रखी, है ना। इस प्रकार से 296 सीटों का जो है सामुदायिक आधार पर आवंटन किया गया ना, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, है ना। इस प्रकार से जुलाई और अगस्त 1940 में वहां पर चुनाव होना था, प्रांतीय विधानसभा में चुनाव होना था, 196 सीटों पर चुनाव होना था, है ना। चुनाव हुआ, चुनाव में 208 सीट जो है कांग्रेस के द्वारा जीती गई, मुस्लिम लीग की 73 सीटें जीती गई, और निर्दलीय जो विधानसभाएं थी, है ना, निर्दलीय सीटें जीती थी वो 15 थी। ठीक है, इस प्रकार से 296 सीटों पर चुनाव हो गया। चुनाव का जो प्रस्ताव था मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, और इसीलिए उसने चुनाव में जो है भाग ले लिया ना। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग की जो है सीटें कम होने के कारण उनको पता था कि भाई हम बहुमत में आएंगे नहीं, और इसीलिए उन्होंने संविधान सभा का जो प्रस्ताव था वो उसका स्वीकार कर दिया, मतलब संविधान सभा को ही बहिष्कृत कर दिया। अब इसके बाद जो है अगर अपन कहें तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इन 296 सीटों में वो एक उम्मीदवार थे, और उनका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो पार्टी थी उनके उससे वो उम्मीदवार थे, और उन्होंने चुनाव लड़ा महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से वो चुनाव हार गए, है ना। बड़ी दुख की बात है कि भाई भारत का संविधान निर्माता, संविधान का शिल्पकार, है ना, और वो एक आगे चल करके संविधान का निर्माण करता है, और वो संविधान सभा की सदस्यता में अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और उससे उनकी हार हो जाती है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर संघर्ष ही किया, है ना, और मरते दम तक वो संघर्ष ही करते रहे। तो इसीलिए ऐसा बताते हैं कि जो ज्यादा संघर्ष करता है वो उसके लिए हार
ना के बराबर होती है ना। तो वो हार मानने वालों में से नहीं थे, उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और उन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा, पश्चिम बंगाल से सहायता से चुनाव लड़ा और चुनाव में विजयी हुए, जीत हासिल की और वो संविधान सभा में आए। अब संविधान सभा में आए, संविधान सभा का गठन होने लगा। तो 6 दिसंबर 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के समय ही अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार को ने भी मान लिया कि भाई जो है 2 देशों या 2 संविधान सभा का गठन करना ही पड़ेगा। और ब्रिटिश सरकार के मानने वाले से ही मुस्लिम लीग ने अपनी जीत के तौर पर देखा। और जैसे ही 9 दिसंबर 1940 में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, नई दिल्ली में यह बैठक का आयोजन किया जाता है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, चैम्बर काउंसिल के पुस्तकालय भवन में इसका जो है बैठक होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये पूर्व में बिहार के सीएम भी रहे। ठीक है, तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, तो इनको क्या है, बुजुर्ग होने के कारण इनको नामांकित कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है कि ये संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन रहा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसमें 211 सदस्य संविधान सभा में सम्मिलित, पहली संविधान सभा में सम्मिलित होते हैं। कुछ कांग्रेस के 207 सदस्य, 9 महिलाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। उनको पता था कि भाई हमारा जो है बहुमत नहीं है और संविधान हमारे अनुसार नहीं बनेगा, तो उन्होंने और हमें जो है एक अलग देश, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को जो है के लिए पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने जो है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का, पहली जो संविधान सभा हुई, सत्र हुआ, उसका बहिष्कार किया। इसमें कुछ देशी रियासतें भी थी, देशी रियासतें भी डायलेमा में थी, कहे तो असामंजस्य में थी कि भाई हमें स्वतंत्र रहना है कि संविधान सभा में जाना है। ठीक है, तो कुछ क्या भी असमंजस में थी, इसीलिए जो है देशी रियासतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो है बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 में दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। और स्थायी अध्यक्ष किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। अब चुनाव होता है, पहले नामांकित कर दिया, अब चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बढ़िया, अच्छा बिहार के व्यक्ति थे ये, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। और इसका अगर देखें तो जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उसमें भी इन्होंने भाग लिया और 1952 से लेकर के 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो इनको क्या है, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा अगर देखें तो 2 उपाध्यक्ष चुन लिए गए, जिसमें हरेंद्र कुमार मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी को जो है उपाध्यक्ष चुन लिया गया। इसमें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। संवैधानिक सलाहकार BN राव, वेनेगल नरसिंहा राव, जो कि अपन कहें तो बेंगलोर में जन्मे और कर्नाटक के थे, तो इनको जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और 13 दिसंबर 1940 में जो है उद्देश्य प्रस्ताव का ना, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और इसका जो है अपन कहें तो अनुमोदन कांग्रेस के एक बड़े नेता थे पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना, इन्होंने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। ठीक है, बाद में यही संविधान का आधार बनता है और इस पर जो है विचार विमर्श किया गया। ठीक है, तो इस पर जो है विचार विमर्श किया गया और इसमें जो है संवैधानिक सभा के हर सदस्य को अपने मत रखने थे, विचार प्रदर्शित करने थे और सभी को एक एक करके जो है आमंत्रित किया जाता। चाहते तो ये 13 दिसंबर 1940 को इस प्रस्ताव को पास कर देते, लेकिन इस पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, इसमें जो है अपन कहें तो इसमें जो संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य ने अपने मत रखे, विचार रखे। तो अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लगा कि भाई मेरा जो है नंबर आएगा 20 या 22 सदस्यों के बोलने के बाद मेरा जो है नंबर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कोई प्लानिंग भी नहीं की और 17 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपने विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित, संविधान सभा में आमंत्रित किया। ठीक है,
तो उन्होंने बिना प्लानिंग के ही अपने विचार प्रदर्शित किए। एक वरिष्ठ पत्रकार थे राम बहादुर राय, और उनकी एक किताब थी भारतीय संविधान की अनकही कहानी, है ना। वे उस किताब में लिखते हैं कि भाई उस समय 17 दिसंबर 1940 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है अपना विचार संविधान सभा में जो है अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए, विचार रखने के लिए खड़े हुए, और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को झगड़े को सुलझाने के लिए एक और कोशिश करनी चाहिए। मामला इतना संगीन है कि इसका फैसला एक दल दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से नहीं किया जा सकता, ठीक है। जहां राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए, वहां नेताओं, दलों, संप्रदायों की शान का कोई मूल्य नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि भाई शक्ति देना आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। इस प्रकार से उन्होंने अपने जो है भाषण में अपने विचार रखे, और इन विचारों की संविधान सभा के अधिकतर सदस्य थे मेज थपथपाने लगे और इनके विचारों की सराहना करने लगे, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, और उद्देश्य प्रस्ताव ये एक महत्वपूर्ण कदम था, और क्योंकि इसमें संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया गया जो बाद में सभा का मार्गदर्शन करते रहे, ठीक है। इस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर रहा, और पास करने सर्वसम्मति से पास किया गया, और बाद में ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का आधार बने। और इस समय भी मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य इस संविधान सभा में नहीं उपस्थित हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से 13 फरवरी 1947 को जो है मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम लीग के सदस्य हैं जो अंतरिम सरकार में हैं वो इस्तीफा दे दें, और इस बात का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसी बात का समर्थन किया, दोहराया, ठीक है। इस प्रकार, और दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, सत्ता हस्तांतरण कर देंगे, लेकिन इसमें एक शर्त रखी कि भाई जून 1948 तक संविधान सभा को संविधान का निर्माण कर लेना होगा। अगर वे संविधान का निर्माण नहीं करते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत इस बारे में विचार करेगी कि भाई किसको जो है सत्ता हस्तांतरण की जाए। और इस प्रकार से 20 फरवरी 1947 को जो है घोषणा की गई। और उधर अगर देखते हैं तो 24 मार्च 1947 को ब्रिटेन में भारत का नए गवर्नर जनरल को नियुक्त किया। भारत का नया गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने मतलब उस समय भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया, और यह तय हो गया कि भाई 2 देश बनने हैं, भारत और पाकिस्तान। भारत का विभाजन होना तय है, ठीक है, 2 देश बननी है, भारत और पाकिस्तान। और जब वो नियुक्त किया गया तो 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है यह घोषणा संविधान सभा को कि भाई संविधान सभा का निर्माण कर लेना चाहिए, और जून 1948 में सत्ता हस्तांतरण की जाएगी। तो इस प्रकार की जो घोषणा थी लॉर्ड क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई, तो एक घोषणा जो है संविधान सभा में रखी। तो संविधान सभा में यह तय हुआ कि भाई अब तुरंत जो है एक संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य जो है तुरंत कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो है समितियां बनी, ठीक है, समितियां बनी, और 22 समितियां बनाई गई, जिसमें संघ संचालन समिति, तदर्थ झंडा समिति, और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, और मौलिक कर्तव्यों से अल्पसंख्यक से संबंधित समिति। इस प्रकार से अपन कहें तो 22 समितियों का निर्माण किया गया, ठीक है। उधर लॉर्ड माउंटबेटन को जो है भारत का गवर्नर बनाया गया फरवरी में, और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिल जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना ये होती है भारत द्विराष्ट्र की योजना होती है, जिसमें संप्रभु द्विराष्ट्र को निर्माण कर किया जाना, मतलब भारत विभाजन की योजना थी। इसमें द्विराष्ट्र की योजना थी, इसमें भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 राष्ट्रों का निर्माण करना था। और इसी को देखते हुए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, और 18 जुलाई 1947 को जो है पास कर दिया गया है ना। 19 जुलाई 1947 को ब्रिटिश राजा थे, किंग थे ना, जॉर्ज सस्टम, है ना, उसके द्वारा स्वीकृति मिल गई, और इस प्रकार से
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राज्य बना दिया गया और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत एक अलग राष्ट्र बना दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश आधिपत्य को भारत से समाप्त कर दिया गया। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान जो है राष्ट्र एक अलग बना, तो रात 12 बजे संविधान सभा के जो है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई हमने भारत का शासनाधिकार ग्रहण कर लिया है, अब हमें संविधान का गठन कर देना चाहिए ना। इस प्रकार से जो है अपन कहें जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ करके यहाँ पर संविधान सभा में जीत करके आए और उन्होंने विचार प्रकट भी किए, अपने विचार भी रखे। 17 दिसंबर 1946 में अपने विचार भी रखे। लेकिन होता क्या है, जब भारत और पाकिस्तान दो एक अलग राष्ट्र बन गए तो इसमें मुस्लिम अपन कहें तो जो पश्चिम बंगाल की जो सीट थी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाली, वो पाकिस्तान में चली गई है ना, वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बार फिर से संविधान सभा से बाहर हो गए। ये तय हो गया कि भाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में रहना कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनकी स्पीच को सराहा, उनको समर्थक थे कि भाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ तक कि कांग्रेस के सदस्य और जो है महात्मा गांधी भी का भी मानना था कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी है ना। तो होता क्या है, संविधान सभा के जो सलाहकार थे बी आर राव ने जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विचार विमर्श किए कि भाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी है और अगर ये नहीं रहे तो संविधान की कोई कीमत नहीं रहेगी। संविधान एक ऐसा संविधान तैयार होगा क्योंकि वो एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैसे सबसे विशेषज्ञ व्यक्ति है, विधिवेत्ता व्यक्ति है, ठीक है, दार्शनिक है, ठीक है, दार्शनिक है, धर्म सुधारक है, वो ऐसे विशेषज्ञ आदमी को जो है संविधान सभा से अलग रहना, ठीक है, ये ठीक नहीं है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विचार विमर्श किए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है महाराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री होते थे उस समय जो है बीजी खैर हेड थे, दीवान थे, प्रधानमंत्री थे बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर है ना, बाल गंगाधर खैर से कहा कि भाई संविधान सभा की एक सीट खाली करवाओ। तब बीजी खैर ने कांग्रेस के एक बड़े नेता थे एम आर जयकर को संविधान सभा की जो सीट खाली करने के लिए राजी किया और उन्होंने जब खाली की फिर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का चुनाव लड़ा और वो जीत करके फिर से संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा की सीटें बचती है 324 में 235 ब्रिटिश प्रांतों से बचती हैं और 89 देशी रियासतों से बचती है। पुनर्गठन फिर से होता है 31 अक्टूबर 1947 से लेकर के 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा की पुनर्गठन होता है और अंतिम पुनर्गठन 31 दिसंबर 1947 को होता है, जिसमें 299 सीटें बचती हैं और पुनर्गठन के बाद 299 सीटें बचती हैं और 299 से 229 सीटें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होती हैं और 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होती है। इस प्रकार संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा संविधान का कार्य करना स्टार्ट कर देती है, शुभारंभ करती है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति बनती है। प्रारूप समिति में सर्वसम्मति से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है और ये 7 सदस्यीय समिति होती है और इसमें अन्य सदस्यों में अगर अपन देखे जाए तो वो भी कानून के विशेषज्ञ थे, वकील थे, कोई एडवोकेट था, कोई राजनीतिज्ञ था, ठीक है, तो मतलब राजनीति से संबंधित तो थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जैसे अपन कहें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मद्रास के अधिवक्ता थे उस समय। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ये अगर देखा जाए तो गुजरात और हिंदी के जाने माने वकील थे। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये एक अलग बात है, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादतुल्ला, ये असम के रहने वाले थे और मुस्लिम लीग के साथ वो राजनीति में थे, ठीक है। इसी प्रकार एम माधवराव मैसूर के दीवान थे, मतलब प्रधानमंत्री थे। ये बीएल मित्र के स्थान पर आए। बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद एन माधवराव आए, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया। एन माधवराव मैसूर के दीवान थे यानी प्रधानमंत्री थे। ये तेलुगु भाषी थे, इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के
रूप में मानने से विरोध किया, मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए विरोध किया इन्होंने। इस प्रकार डीपी खेतान थे। डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती है तो टीटी कृष्णमाचारी को 1948 में इनको नियुक्त किया जाता है। टीटी कृष्णमाचारी नेहरू सरकार में वित्त मंत्री रहे। एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, ये BN राव जो है जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री रहे, और उनसे पहले ये जो है गोपाल स्वामी अय्यर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, और इसमें पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है कि भाई कुछ एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी नियुक्ति में भी टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा एक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देता है BL मित्र, तो उसकी नियुक्ति में भी टाइम लगता है। आते जरूर है, ये है विशेषज्ञ, ऐसा नहीं है कि विशेषज्ञ योग्य नेता थे। ठीक है, और गोपाल स्वामी अय्यर ये जो है BN राव से पहले प्रधानमंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर के। लेकिन इसमें से कुछ लोगों जो है स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देते हैं, कुछ विदेश में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है संविधान का एक निर्माण करने का, कहें तो संविधान का निर्माण करने का सारा भार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर आया, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयासों से एक संविधान का गठन हुआ। संविधान का तो ड्राफ्टिंग कमेटी में विशेषकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जो BN राव और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इस ड्राफ्ट को लेकर के उन्होंने काफी कुछ इस पर काम किया। 200 से अधिक बार उसमें संशोधन किया। संशोधन करने के बाद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची वाला एक नया मसौदा तैयार किया, और नए मसौदे की रिपोर्ट जो है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सौंपी, है ना, प्रस्तुत की। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको जो है विभिन्न मंत्रालय में, सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, यहाँ पर इसको भेजा और उनसे सुझाव लिया। और इस सुझाव पर जो है प्रारूप समिति के द्वारा 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च और 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक इस पर जो है विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श करने के बाद जो है इसको एक नया रूप दे दिया गया, और इसमें संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। संविधान सभा में इसमें प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है, 3 इसमें वाचन होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से 11 माह 18 दिन और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। मतलब इसमें अपन देखें तो प्रथम वाचन होता है। प्रथम वाचन इसमें संविधान सभा के द्वारा जो प्रथम वाचन होता है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 में ये वाचन होता है। इसके बाद दूसरा जो वाचन होता है इसमें थोड़ा सा लंबा समय लिया जाता है, लॉन्ग वाचन होता है। ठीक है, इसमें 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक ये इसमें लंबा समय लिया जाता है और इसका वाचन किया जाता है ना। ठीक है, इस प्रकार इसमें तीसरा जो है वाचन है 24 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन होता है, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा इसको अधिनियमित, अंगीकृत और अपना लिया जाता है। ठीक है, और इसी दिन जो है 16 प्लस कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए जाते हैं। जैसे भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो अनुच्छेद थे वो उसी दिन लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन 24 जनवरी 1949 को एक अंतिम बैठक होती है, और इस अंतिम बैठक में जो है 284 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, और इस प्रकार से कुल 165 दिनों की अवधि में 11 सत्र आयोजित किए जाते हैं। और इसके जो प्रारूप होता है, इसका प्रारूप पर ही 114 दिन तक इस पर विचार विमर्श करने में व्यतीत किए जाते हैं, और इस प्रकार से यह संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया जाता है, और इस प्रकार से एक भारत में नया संविधान बनकर के तैयार हो जाता है।